ओके जी, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो लोकल स्टोरेज है पहले, और उसके बाद हम एपीआईज को डिस्कस करेंगे कि हम अब कैसे किसी की लिखी हुई एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं अपनी रिएक्ट की ऐप में, और फिर बाद में जब हम अपना बैकएंड लिखेंगे तो हम खुद से एपीआईज लिखेंगे। ब्राउजर की लोकल स्टोरेज का मतलब ये है कि इससे पहले हमने जितने डाटा के साथ डील किया है हम वेरिएबल्स में सेव करते थे, या अरेज में या ऑब्जेक्ट्स में। तो अरेज, ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स में इनफैक्ट जब डाटा हम सेव करते हैं तो वो डाटा हमारा रैम में सेव होता है और वो परसिस्ट नहीं होता, यानी जब भी हम पेज रिफ्रेश करते हैं या पेज स्विचिंग करते हैं तो वो डाटा हमारा लॉस हो जाता है। तो रैम इज ऑब्वियसली टेम्पररी मेमोरी, तो वी नीड अ मैकेनिज्म टू परसिस्ट आवर डाटा, यानी टू स्टोर द डाटा परमानेंटली समहाउ। तो वन ऑफ द सॉल्यूशंस, जब हम ज़ाहिर है बैकएंड पढ़ेंगे तो हम डेटाबेस और बाकी परसिस्टेंस के लिए बड़े टूल्स पढ़ेंगे, लेकिन वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि हम ब्राउजर में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में। और आपको यहाँ कहाँ मिलेगी? इंस्पेक्ट में जब आप जाएंगे तो एप्लीकेशंस में जाएंगे तो यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि दो तरह की लोकल स्टोरेज को हम पढ़ेंगे, वैसे बाकी भी हैं, एक लोकल स्टोरेज और एक सेशन स्टोरेज। इनफैक्ट खाली हम सिर्फ लोकल स्टोरेज पढ़ेंगे, सेशन स्टोरेज का भी बिल्कुल उसको ऑपरेट करने का तरीका सेम है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि वो कब तक डाटा रखता है। तो लोकल स्टोरेज में अगर हम अभी देखें तो अभी हमारी लोकल स्टोरेज खाली है, बिल्कुल इसमें कुछ भी डाटा नहीं है। जो भी डाटा होगा आपको यहाँ नजर आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बात देखें कि लोकल स्टोरेज में जब भी आप कोई डाटा स्टोर करेंगे तो वो की वैल्यू की पेयर की फॉर्म में स्टोर होगा, यानी हम एक की देंगे और उस की के अगेंस्ट जो भी डाटा लिखेंगे वो हमारा जाके लोकल स्टोरेज में सेव होगा। लेकिन उससे भी पहले एक चीज और देखिएगा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं वेब एपीआई। अब वेब एपीआई बेसिकली क्या होती है, ये सिर्फ एपीआई क्या होती है? इससे पहले मैंने आपको कहा है, जैसे मैंने ये न्यूज वगैरह की एग्जांपल दी थी कि हमारे सिस्टम पे ये न्यूज आ रही होती हैं या वेदर अपडेट्स आ रही होती हैं, तो ये बेसिकली किसी न किसी एपीआई का रिस्पॉन्स होता है जो हमें यहाँ पे अपनी विंडो पे शो हो रहा होता है। जैसे ये वेदर अपडेट्स हैं या ये न्यूज आ रही होती है, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, ये कुछ करेंसी या मैचेस की इनफेक्ट होती हैं, इसी तरह यहाँ करेंसी वगैरह की भी। तो ये बेसिकली एपीआई से ये डाटा कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ विच इज रिएक्ट, ये मेरी एक एप्लीकेशन है, और मैं इस एप्लीकेशन में लिखा गया डाटा ब्राउजर में सेव करना चाहता हूं, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में। तो इसका मतलब यह है कि ये ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन है, ये मैंने तो नहीं लिखी, ये तो पहले की लिखी हुई है इनफैक्ट, ठीक है, ये तो गूगल की प्रोवाइडेड है, और मैं अपनी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ रिएक्ट में। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं अपनी एप्लीकेशन का जो डाटा है वो कहां सेव करूं? ब्राउजर के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि ब्राउजर एक अलग एप्लीकेशन है और मेरी ये जो रिएक्ट की एप्लीकेशन मैं बना रहा हूं ये अलग एप्लीकेशन है। इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है मुझे। तो व्हाट डू आई नीड टू डू इज टू यूज अ काइंड ऑफ एपीआई। मैं क्या यूज करूंगा? एक वेब एपीआई इस्तेमाल करूंगा जो क्या करेगी, मुझे मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन को अलाउ करेगी कि वो ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करे। ओनली देन, जाहिर है मैं रिएक्ट में से डाटा पास करूंगा, जब इन दोनों में कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी तो तभी रिएक्ट से जो डाटा मैं पास करूंगा वो यहाँ आके लोकल स्टोरेज में सेव होगा। इस काम के लिए बेसिकली अगर आप ये देखें जो मैंने लिखा है ना विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, तो उसने खुद ही कहा हुआ कि ये क्या है? वेब एपीआई है। गॉट इट? तो इस तरह की हमारे पास जब हम बहुत सारी एपीआईज हैं, जैसे हमने फेच इस्तेमाल किया था डाटा को रिमोट सर्वर से लेने के लिए, तो फेच भी क्या है? एक वेब एपीआई है। ये यूं समझें कि ब्राउजर की एपीआई है। ये जो लोकल स्टोरेज है ये भी किसकी एपीआई है? ब्राउजर की एपीआई है। इसको इस्तेमाल करके हम ब्राउजर से कम्युनिकेट करते हैं। जो फेच है बेसिकली वो भी क्या है? ब्राउजर की एपीआई है, यानी उसके जरिए हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को। खैर उस पर दोबारा आऊंगा, डिटेल से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ ये टर्म जो वेब एपीआई है ना इसको समझना है आपने, कि आपकी क्रोम एक अलग एप्लीकेशन है और आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं रिएक्ट एक अलग एप्लीकेशन है। तो आप अपनी एप्लीकेशन से डाटा भेज रहे हैं लोकल स्टोरेज में। सो हाउ कैन वी डू दैट? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। हर जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन हमें एक विंडो का ऑब्जेक्ट देती है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, विंडो का ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है लोकल स्टोरेज। ये हमें बिल्ट इन मिलता है, ठीक है, हमने इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई, ये लोकल मिलता है और ये अवेलेबल होता है। तो जितने भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मेथड्स को हम विंडो के बगैर भी कॉल करें, यानी सिर्फ लोकल स्टोरेज भी कॉल कर लूं तो ये मुझे अवेलेबल हो जाएगा। लोकल स्टोरेज। अब इस लोकल स्टोरेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमने दो फंक्शंस कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, गेट आइटम्स और सेट आइटम। रिमूव आइटम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देख लें आप, सारे सजेशन जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मुझे आइटम को लोकल स्टोरेज में सेव करना है तो मैं यहां पे करता हूं सेट आइटम। लोकल स्टोरेज बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक फंक्शन है सेट आइटम। अगर मुझे अपना ये वाला नाम जो यूजर में मैंने इनिशियल स्टेट क्या दी हुई है यासिर नेम को, मैं चाहता हूं कि ये नाम अब चला जाए कहां पे?
मेरी लोकल स्टोरेज में ब्राउजर के, तो यहाँ आपको पहले से पता है कि ब्राउजर की लोकल स्टोरेज डाटा सेव ही की वैल्यू पेयर में करती है, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट डू आई नीड टू डू इज कि जब मैं यहाँ सेट आइटम में आऊंगा तो यहाँ मुझे एक हिंट मिल जाएगा। वो हिंट देगा कि सेट आइटम का जो फंक्शन है, ये पहला पैरामीटर क्या लेता है, एक की लेता है, और उस की टाइप क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, वैल्यू लेता है, और उसकी जो वैल्यू की जो डेटा टाइप है वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये मस्ट है। ये देख लें, सेट्स द वैल्यू ऑफ अ पेयर आइडेंटिफाइड बाय द की टू वैल्यू क्रिएटिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर इफ नन एग्जिस्टेड बाय फॉर द की प्रीवियसली। ये मस्ट है कि लोकल स्टोरेज जब भी डेटा सेव करेगी, की भी स्ट्रिंग में होगी और वैल्यू भी क्या होगी, स्ट्रिंग में होगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे की दूंगा। अच्छा, की कोई भी आप दे सकते हैं, मैं इसको फॉर एग्जांपल लेता हूँ जी टेस्ट, और वैल्यू क्या देनी है, मैं ये वेरिएबल। अब मुझे पता है कि इस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या देता हूँ, दिस इज व्हाट। अब मेरी, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा और इस लाइन में कोई मसला नहीं होगा, एरर नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा जाके लोकल स्टोरेज में, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में जाके क्या सेव होना चाहिए, नेम सेव होना चाहिए, और उसकी की क्या होनी चाहिए, टेस्ट। सो लेट मी चेक। ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये एप्लीकेशन मेरी चली, और जो ही एप्लीकेशन चली तो जाहिर है वो ये वाला फंक्शन पहले चलता है, ऐप। ऐप के बाद ये स्टेट चली, और उसके बाद ये लाइन चली, तो उसने नेम के अंदर जो भी वैल्यू थी वो जाके कहाँ स्टोर कर दी, लोकल स्टोरेज में। तो यू कैन सी I am having this test which is key और value Yasir which I have set using the local storage dot set item। तो की क्या बन गई, टेस्ट, और नाम क्या बन गया, जो भी नेम मेरा स्टेट में पड़ा होता। तो की शुड बी मीनिंगफुल, तो मैं इस की को बजाय टेस्ट के क्या दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ, ठीक है। सो अब देखिए, मैं जितनी दफा रिफ्रेश कर रहा हूँ, इनफैक्ट सेकंड टाइम रिफ्रेश किया तो पहले की का नाम डिफरेंट था, तो दूसरी की का नाम डिफरेंट। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, दोबारा यहाँ पे आता हूँ, और अब मैं जाहिर है मैं सिर्फ जस्ट ये बताना था कि वेरिएबल का नाम शुड बी मीनिंगफुल, अंडरस्टैंडेबल। अब अगर मैं बार बार रिफ्रेश करूंगा, तो अगर तो की का नाम सेम होगा तो फिर ये इसको कुछ नहीं कहेगा, मतलब फिर जाहिर है वो वही चीज समझेगा कि यार ये वही है, उसी को रिप्लेस करता रहेगा। लेकिन अगर मैं की का नाम डिफरेंट दूंगा तो वो इसे अलग से डाटा आइटम ट्रीट करके अलग से डाटा कंसिडर करेगा या समझेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन यूज टू स्टोर द डाटा इन द लोकल स्टोरेज। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे एक नाम के बजाय एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, और उस ऑब्जेक्ट को मैं पहले ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू दिस, मैं इसे कहता हूँ जी कि दिस इज नेम। फिर ये कहता हूँ जी कि मैं लेट्स सपोज क्वालिफिकेशन क्या है, लाइक दिस। फिर मैं कहता हूँ जी कि इसकी लाइक एज क्या है, ये है जी हमारी लेट्स सपोज 32। अब मैं इस इनिशियल स्टेट में, अच्छा दो ही तरीके हैं, मैं अगर इसको यूं ना भी रखूं लोकल स्टेट में, वैसे तो मैं आपको कहा है कि प्रेफर्ड वे यही है कि आप हमेशा इनिशियलाइजेशन कहाँ करें, लोकल स्टेट में करें। तो अगर मैं ये ना भी करूं तो मैं डायरेक्ट इसको भी सेव कर सकता हूं जाके लोकल स्टोरेज में, बट दैट्स नॉट द प्रेफर्ड वे। तो मैं ये क्या करता हूँ, इसको भी यूं करने के बजाय ये पूरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनिशियल स्टेट में रखता हूँ, दिस वन, और इसको क्या कर देता हूँ, PERSON पर्सन, और इसको भी क्या कर देता हूँ, सेट पर्सन। अब बेसिकली यहाँ पे मैं की कोई भी दे देता हूँ, लेट्स सपोज पी दे देता हूँ, और इस की के अगेंस्ट ये वाली स्टेट में सेव कराना चाह रहा हूँ, और ये परमानेंट होगी। ये स्टेट अब क्या होगी, परसिस्टेड होगी। मैं पेज रिफ्रेश करूं, जो भी करूं, ये पेज जब तक मैं खुद जाके डिलीट नहीं करूंगा ये डिलीट नहीं होगी। इफ आई हिट इट, तो यहाँ पे देखें उसने मुझे डाटा स्टोर करने की परमिशन नहीं दी। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। कोई मुझे बता सकता है कि जी पी के अगेंस्ट उसने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, डाटा क्यों नहीं स्टोर किया, हालांकि मैंने तो ये डाटा रखा हुआ है। ग्रेट। ऑनलाइन में से कोई जवाब देना चाहेगा जी कि इसने, उबैद आपकी आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है आपके माइक से, सिर्फ शायद कोई इशू है। डाटा की ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, सॉरी, डाटा के ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा।
सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। चले मैं बता देता हूँ। अभी मैंने आपको खुद ये कहा और यहां से भी दिखाया कि आपको सेट आइटम पे जब भी कोई डाटा सेव करना है तो किस फॉर्मेट में देना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना है। ऑब्जेक्ट अरेज एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं की तो स्ट्रिंग ही दे रहा हूं, तो इसने की में कोई इशू नहीं किया, एज इट इज की यहाँ रख दिया आगे पी। लेकिन वैल्यू में मैं क्या दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। तो खुद ही मैंने मना किया था कि जब भी हम लोकल स्टोरेज में डाटा सेव करते हैं की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए और इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करूं, तो ये एक हमारा इम्तिहान होता है बेसिकली। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और याद रखें हमेशा कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसमें मैं पर्सन, ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई अगेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को किस में बदल, स्ट्रिंगिफाई नाम से जाहिर है कि ये क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बना देगा। सो अब अगर मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूं, सो आई विल बी हैविंग द सेम थिंग कि जी पी मेरी की थी और पी के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, बिकॉज मुझे पता था या मुझे पता है इनफैक्ट कि मैं ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहले स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव रिमूव्ड एक्स्ट्रा थिंग, तो आई हैव दिस ऑब्जेक्ट इन द लोकल स्टोरेज। जहां तक किसी को मसला है तो बता दें। कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो टू डू ऐप बनाई है उसको परसिस्ट करवाना है, सिंपल इज दैट। और उसको परसिस्ट कैसे करवाना है कि आप यहां ले रहे हैं अरे, यानी जब भी यूजर से नया आइटम ले रहे हैं उसको किस में डाल रहे हैं, एक अरे में डाल रहे हैं। और सबसे एंड पे उस अरे को उठा के किधर डाल देना है, आपने लोकल स्टोरेज में डाल देना है। और कैसे डालना है, सिंपली अरे को कोई की देनी है, यानी टू डू, ये टू डूज दे देना है और साथ में यहाँ अरे को पास कर देना है। क्लियर होगी जी बात। अगला टास्क, अगले हफ्ते का पहला टास्क तो ये हो गया, आपने अपनी टू डू की एप्लीकेशन को परसिस्ट करवाना है कि आपने एक दफा जो टू डू सेव कर दिए, आप पेज रिफ्रेश करें, ब्राउजर बंद करें, रीओपन करें, कल आके खोलें, हफ्ते बाद खोलें, तो आपने जो टू डू सेव किए हैं दे शुड ऑलवेज बी देयर इन द लोकल स्टोरेज। तो दिस इज समथिंग दैट इज द टास्क फॉर नेक्स्ट टाइम। इसमें कोई बड़ी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ही है। अगर कोई है रॉकेट साइंस आपको दिख रही है, फील हो रही है, तो मुझे बता दें अभी। कोई इशू नहीं है जी। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया कि हम यूजर से डाटा लेके लोकल स्टोरेज में भेजते कैसे हैं, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, लोकल स्टोरेज का सेट आइटम का। अब हम लोकल स्टोरेज से वापस लाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यार लोकल स्टोरेज से वापस आके मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। सो हाउ वुड आई बी डूइंग दैट, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ डाटा, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी कि ये डाटा मेरा कहाँ से आए, लोकल स्टोरेज से आए। अब एक तरीका तो यह, मैं सिंपली अगर पर्सन का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कराना है तो मैं पर्सन डॉट नेम कर दूं, पर्सन डॉट क्वालिफिकेशन कर दूं, पर्सन डॉट एज कर दूं, तो ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं यहां से नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि कहां से आए, ये ब्राउजर की लोकल स्टोरेज से उठ के आए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं यहां पे एक नई स्टेट भी बना सकता हूं, या मैं सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर लूं। तो मैंने आपको कहा है क्योंकि सिंपल वेरिएबल आप कोशिश करेंगे ना क्रिएट करें, आप सिंपली क्या कर लें, एक नई स्टेट बना लें कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में पर्सन फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है, और आपको ये भी पता है, मैंने आपको कहा कि जब आपने डाटा को सेट ना करना हो तो आप सेट पर्सन या सेटर फंक्शन बेशक इस्तेमाल ना करें, आप सिंपली एक ही चीज यूज कर लें उसमें से, सिर्फ वेरिएबल। तो मैं कहता हूं जी कि यूज स्टेट दिस। अब देखें, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो डाटा मैंने लोकल स्टोरेज में भेजा है, अब वो डाटा लोकल स्टोरेज से वापस लाऊं। तो वापस तो मैं ले आऊंगा,
लेकिन वापस ला के कहीं ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है ना मुझे, वापस ला के मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इस स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या दूं, मैं वही इस्तेमाल करूं तरीका लोकल स्टोरेज डॉट दिस टाइम सेट आइटम्स के बजाय क्या करूं, गेट आइटम। और गेट आइटम में देखें तो वो सिर्फ क्या कह रहा है, एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, क्या, की का नेम। दूसरा आर्ग्यूमेंट यानी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में दो पैरामीटर्स कह लें, आर्गुमेंट कह लें, दो पैरामीटर लेते हैं, एक की और दूसरी वैल्यू। लेकिन जब मैं वापस गेट आइटम इस्तेमाल करता हूं, इट ओनली इज सजेस्टिंग मी टू टेक वन पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या है, की। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी यहां की होगी, दिस इन दिस केस पी, मैं इस गेट आइटम को क्या पास कर दूंगा, दिस पी। अब ये लोकल स्टोरेज क्या करेगी, लोकल स्टोरेज में जाके, यानी सॉरी, ये लोकल स्टोरेज और गेट आइटम क्या करेगा, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में जाएगा और वो ये की ढूंढेगा कि क्या इस पूरी लोकल स्टोरेज में पी नाम की मौजूद है। अगर वो उसे मिल जाएगी तो वो इस मेथड में क्या रिटर्न करेगा, उस की के अगेंस्ट पड़ा हुआ डाटा, यानी पी के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है मेरे पास लोकल स्टोरेज में, पी के अगेंस्ट ये पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये तो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। मुझे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल हालत में चाहिए। ये बात समझ आ रही है जी सबको? अल्लाह खैर करे, कोई जवाब नहीं आ रहा कहीं से भी। ऑनलाइन आपसे पूछ रहा हूं। जी सर जी, आ रही है। ग्रेट। सो अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि लोकल स्टोरेज से मुझे डाटा मिल गया, लेकिन लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, बल्कि दिस टाइम ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होके स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग पड़ी हुई है। तो जब मैं उसे वापस लाऊंगा तो वापस लाने के बाद पहला काम क्या करूंगा, उस स्ट्रिंग को वापस फिर ऑब्जेक्ट में बदलूंगा। क्योंकि ये देखिए, लोकल स्टोरेज की ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो हमेशा डाटा को किस फॉर्म में सेव करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव करता है। लेकिन हमारी एप्लीकेशन की ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये हमेशा डाटा को या ऑब्जेक्ट के डाटा को नॉर्मल ऑब्जेक्ट के तौर पे इंटरप्रेट करता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस होता है। तो हमें उस स्ट्रिंग को वापस ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, एक और जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है, जेसन डॉट पार्स। बस ये दो फंक्शन याद रख लें, इसके अंदर मैं ये पास कर दूं। जेसन डॉट पार्स क्या करता है, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बदलता है। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, सॉरी सॉरी उलट बोल गया मैं शायद। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलता है, और ये उलट काम करता है, स्ट्रिंग को वापस ऑब्जेक्ट में बदलता है। तो मैंने जब सेव किया तो मैंने क्या किया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बनाओ, लोकल स्टेज में सेव कर दो। वापस निकाला तो यानी उसमें से निकाल के लाओ, निकाल के उसको किस में पार्स करो, जेसन में, और फिर किस में सेव कर दो, इस वेरिएबल में सेव कर दो, विच इज पर्सन फ्रॉम द लोकल स्टोरेज। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगर इसे डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपको पता है यूआई में डिस्प्ले नहीं होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी कोई डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको नेम कर दूं या एज कर दूं या व्हाटसोएवर। तो मैं कहता हूं पर्सन फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो अब ये जो नेम डिस्प्ले होगा, लेट मी सी, अगर ये डिस्प्ले होता है यासिर अली, तो ये नेम कहां से डिस्प्ले हुआ है, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज से, ना कि मेरी एप्लीकेशन की लोकल स्टेट से। सो मेरी एप्लीकेशन की लोकल स्टेट कहां सेव हो रही है, ब्राउजर में, और यूआई में कहां से चीज डिस्प्ले हो रही है, ब्राउजर से। तो ये रिलेशनशिप आपको पता लग गया क्या हो रहा है, कि मैं पहले यूजर से डाटा ले रहा हूं, उसको कहां भेज रहा हूं, लोकल स्टोरेज में। अब आप देखें कि जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, इवन मैं इस एप्लीकेशन को बंद भी कर दूं, ब्राउजर को, एप्लीकेशन को भी स्टॉप कर दूं, जब इस एप्लीकेशन को रीरन करूंगा तो मेरा ये डाटा कहीं भी नहीं जाएगा। इट इज परसिस्टेड, इट हैज बिकम परमानेंट अनटिल अनलेस मैं खुद जाके लोकल स्टोरेज को क्लियर ना कर दूं। जी ऑनलाइन में ये समझ आ गई सबको? ओके ग्रेट। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन डाटा शेयरिंग के लिए कोशिश ये करें कि जो हमने तरीके पढ़े हैं वो बड़े अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, एक यूआरएल के थ्रू और एक प्रॉप्स के थ्रू। और डाटा शेयरिंग की जो एक और ज़बरदस्त टेक्निक है वो बेसिकली स्टेट हैंडलिंग है, या स्टेट मैनेजमेंट है। उसके लिए हम टूल रिडक्स पढ़ेंगे या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दैट्स समथिंग एल्स। ब्राउजर को आप डाटा शेयरिंग से बेहतर है कि स्टोरेज ही समझे कि ये स्टोरेज ले रहा है।
अब अगर मुझे आप टाइम दें तो मैं आपकी जो टू डू की ऐप है उसकी परसिस्टेंस यानी सेम तरीका इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा परसिस्ट करके दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब मैं जाता हूं जी, हमारी रिएक्ट ऐप वो दिस राउटिंग जिस पे हमने लास्ट टाइम काम किया था, और ताकि आप ये ना कहना यार कि आप पे सिंपल चीज़ों पे काम करते हैं और हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ दे देते हैं। वैसे तो नाउ with this basic concept of local storage in mind, let me run this application, which was little bit more complicated. शायद ये गालिबन शायद साहब की असाइनमेंट थी जो उन्होंने सबमिट कराई है, आप लोगों में से तो अभी सबमिट की है, मैं चेक नहीं कर सका, पर I'll do that too. मैं इसे करता हूँ जी npm start। इसमें ये जो आपने असाइनमेंट बनाई है ना वो सारी चीजें शामिल है, कंपोनेंट्स, पेजेस। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम एक्चुअल यूजर से डाटा लेंगे और फिर उसे जाके लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे और बाकी काम उस पर परफॉर्म करेंगे। सो लेट मी रन दिस। ओहो ये वो नहीं है, वो टू डू वाली किधर गई? लेट मी क्लोज दिस, सॉरी गाइस, let me get back to this. It's my app, it's React app. Let us check it first, whether is it, it's ये भी नहीं, might be this might app हो, my app हो, source components नहीं, this is not। so इसमें क्या है? नहीं ये तो रिएक्ट की ऐप ही नहीं है। इसमें क्या है? ये भी रिएक्ट की ऐप ही नहीं है। JS टास्क है, नो दैट्स राउटिंग भी चेक किया है, राउटिंग नहीं है ना। राउटिंग में सिंपल राउटिंग है जो मैंने समझाई थी, उसमें टू डू ऐप वाला कंसर्न, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टू डू का कोई कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, ना पेज है ना कंपोनेंट है। सो एनीवेज आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने टू डूज के साथ, बिकॉज अभी मुझे वो गिटहब से डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगेगा, तो एक्स्ट्रा ही टाइम ज़ाया हो जाएगा। या 1 मिनट में ना हम बना ही लेते हैं, बिकॉज आई बिलीव कि आज चूंकि लड़के भी नहीं आए तो मैं अगला टॉपिक नहीं शुरू करना चाह रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एपीआईज का, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसे कल की क्लास में डिस्कस करें जब बच्चे फुल हमारी स्ट्रेंथ हो। तो मेरा असल में सीधी सी बात है, अपना वो टूट ही जाता है, फ्लो ही टूट जाता है अगर बच्चे सारे पूरे ना हो, क्योंकि अगली क्लास में आके उन्होंने मुंह उठा के बैठे होने, समझ उनको आनी नहीं है, तो फिर वो शक्ल उठा के देखेंगे ना, मैं उनको फिर दोबारा क्लास रिपीट कर सकता हूँ ना फिर मैं कुछ। इसलिए मैं डिस्करेज करता हूँ कि अब छुट्टियां कम से कम ना करें, लोग कमिटेड रहें। तो हम फिर एपीआई वाला टॉपिक कल ही पढ़ेंगे, मैं इसी लोकल स्टोरेज को आज डिस्क्राइब कर देता हूँ डिटेल के साथ। ओके जी, ऑल राइट। मैं अब यहाँ होम पेज पे ही एक वही छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ, और उस फॉर्म को मैं लोकल स्टोरेज, फॉर्म के डाटा को मैं लोकल स्टोरेज में सेव करता हूँ और फिर लोकल स्टोरेज से आपकी टू डू लिस्ट को डिस्प्ले करता हूँ। सो लेट्स सी inside from right inside my home component, what I gonna do is कि मैं यहाँ पे सिंपल सा ये काम करूँगा कि 2 फील्ड्स बनाऊंगा फॉर्म की। सो फॉर्म, बल्कि वो भी खुद बनाने के लिए बेहतर है कि मैं टाइम ज़ाया ना करूँ, बूटस्ट्रैप से ले लूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए इसका भी। गेट बूटस्ट्रैप एंड व्हाट आई गोना डू इज डॉक्स कंपोनेंट्स, बल्कि कंपोनेंट से भी बेहतर है कि आई नीड टू हैव द फॉर्म्स and then I need to have this layout, और इस लेआउट में फॉर्म का एक लेआउट बना होगा। ठीक है, सो लाइक दिस मींस फर्स्ट 2 इनपुट फील्ड हैं, तो हम इसी को कॉपी करते हैं, इसी को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और इसको हटा देते हैं हम, आई मीन दिस, चलो रहने दें इसको, और इसको हम पेरेंट को क्लास दे देते हैं ताकि ये सेंटर में रहे।
class name equals to container, not container, and input obviously should be the closed tag. So let me go ahead and make it like this, and let me go ahead to make it like this. So yes, it's error clear. क्या हो गया? ओके, सो नाउ मैं इनकी आईडीज को चेंज कर दूंगा. लेट्स सपोज आई मीन टाइटल और enter the title and then यहाँ पे मैं करूँगा जी DESCRIPTION description. अभी कहूँगा जी title and then इसको कहूँगा जी description and this is what like description. So now let's see. We get this very simple form with 2 input fields and let's have a button in it. और बटन को हम यहाँ पे एक और इसी तरह का बनाते हैं this और इसको input type BUDDUN बटन कर देते हैं. फॉर्म कंट्रोल भी कर देते हैं. फॉर्म कंट्रोल की जगह बटन की क्लास होती है जी BTN and then BTN primary. डिस्क्रिप्शन की जगह हम इसको छोड़ ही देते हैं. डोंट नीड एन आईडी, रादर प्लेस होल्डर की जगह हमें चाहिए value and that is going to be the add. I think that should serve the purpose. Yes, it is add, or we don't need this label thing for the button right here, and we need its width to be 100%. W100, that's sort of this. ओके जी. सो अब मैं बेसिकली यहाँ पे दो, जिस तरह आपको मैंने टू डू का टेक्स्ट वो दिया था ना टास्क, कि आपकी भी ये थी कि 2 फील्ड एंटर करनी है, इनका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को अरे में डालना है, अरे को डाल उठा के आप किस में पुश करना है, लोकल स्टोरेज में पुश करना है, और फिर जो नीचे आप लिस्ट डिस्प्ले कराते हैं टू डूज की, वो बजाय अब फाइल से या अरे से उठाने के, वो कहाँ से उठाएंगे, लोकल स्टोरेज उठाएंगे. सो लेट्स डू दैट वेरी क्विकली, क्योंकि ये चीज आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ. सो मुझे 2 स्टेट्स चाहिए, ऑब्वियसली लोकल स्टेट्स चाहिए, ताकि मैं इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को ग्रैब कर सकूं. सो फॉर दैट आई नीड टू डू लाइक const title or set title and then that's going to be the use state and initially ये title की वैल्यू empty है. Copy this up and इसको आप कह दें जी description और इसको कह दें जी set description just, और इनको आप यूं कह दें जी कि यहाँ पे जो एक इनपुट बॉक्स है ये वाला और एक इनपुट बॉक्स है ये वाला, इन दोनों को ऑन चेंज लगा दें ताकि इनमें जो भी चेंज अकर हो उसको डिटेक्ट कर सकें हम. ऑन चेंज पे आप इसको लगा दें जी कि क्या जी हैंडल टाइटल चेंज, और इसको आप लगा देंगे कि जी व्हाट हैंडल डिस्क्रिप्शन चेंज. सो दोनों फंक्शंस ऑब्वियसली आपको यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये नहीं मानेंगे हमारी बात. const this give an arrow function to both और इसी को कॉपी करें और हैंडल डिस्क चेंज. दैट्स इट. और तीसरा एक फंक्शन बनाना है आपने HANDLE हैंडल DLE हैंडल. सेव कर लें इसको और इसको भी इक्वल्स टू करके दिस करके दिस करके दिस कर दें और इसको आप कॉन्स्ट से रिप्रेजेंट कर दें. नाउ सो इस हैंडल सेव को आप कहाँ कर दें, बटन के क्लिक के ऊपर. सो ऑन LIC के क्लिक हैंडल सेव कर दें. यहाँ तक किसी को मसला नहीं है. नाउ हम ये कहते हैं जी कि जब ये हैंडल चेंज कॉल हो तो आपको पता है कि यहाँ हर एक इवेंट जो है एक
इवेंट का ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, विच वी कैन पिक अप, वी कैन मूव इट टू द कॉल ऑफ द फंक्शन दिस एंड लाइक दिस, और इसको भी हम यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, और फिर जब हम यहाँ आते हैं तो इस ई को यहाँ रिसीव करते हैं और इस ई को यहाँ भी रिसीव करते हैं। और ये भी आपको पता है कि मैं सेट टाइटल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या करूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि जब भी कोई चेंज अकर हो तो वो इस वेरिएबल में सेव होती रहे, टाइटल के वेरिएबल। सो नाउ सेट डिस्क्रिप्शन को भी कॉल करूँगा, कहाँ, जब हैंडल में आए यहाँ पे, इसको भी करूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड देन हैंडल सेव में क्या करूँगा, बेसिकली इन दोनों टाइटल और डिस्क्रिप्शन में वैल्यू आ चुकी होगी ना जब मैं हैंडल क्लिक कॉल होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ जी कॉन्स्ट न्यू टू डू, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसमें क्या रखूंगा, टाइटल इज गोइंग टू बी टाइटल, यानी ये टाइटल की मैंने अपनी मर्जी की रखी है और ये टाइटल जो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ रही है जो स्टेट से आ रही है, ठीक है। एंड देन TESC, और इसके अंदर मैं ये चीज़ रखूंगा विच इज दिस वन, ठीक है। इसको भी की और वैल्यू दोनों सेम रख देते हैं, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे कंसोल करके चेक करता हूँ कि क्या मेरे क्लिक करने पे ये वैल्यूज कंसोल में आ रही हैं दोनों इनपुट बॉक्सेस की या नहीं आ रही। सो लेट मी console log and let me have to do right over here. So that's kind of great thing. So now if I, what is the use state is not defined, आपको पता है कि आप ऊपर इसको import नहीं कर सके, so that's why it is an error. So use state, so now come back and let's open up the console to check it out whether we are doing good or not. So console में आए, ये invalid, ये आपको पता है for, और let's fix this too. So कंट्रोल F करें, यहाँ ढूंढें क्लास और इक्वल्स, और यहाँ पे इसको नेम दे दें क्लास नेम एंड इक्वल, so that would be good to go. And then for को और इक्वल टू को हटा के इसको कर दें जी HTML FOR, for that is also good with us. Now if we come back, if we refresh, we should be having everything neat and clean. Invalid class do event class name. So this is something from, कहाँ है क्लास हमारी, क्लास इक्वल्स ही किसी और फाइल से आ रही है, ठीक है। इस फाइल में कोई क्लास नहीं है, जो खैर हम अभी उसको फिक्स करने पड़ गए तो लंबा। अगर मैं टाइटल एंटर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब आपको मैंने शायद बताया है या नहीं बताया, और अगर नहीं बताया तो आप नोट कर लें, जब भी आप कहीं कोई चीज स्टोर करते हैं तो आप लाजमन हर रिकॉर्ड की एक यूनिक एंट्री रखा करें। अगर आपने डेटाबेस का कोई बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ा है तो आपको पता है हर डेटा आइटम की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए ताकि उससे वो पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई हो सके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम बेसिकली आईडी की फील्ड खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब आईडी तो यूजर नहीं दे सकता रन टाइम पे, अगर यूजर से हम आईडी लेंगे तो यूजर तो डुप्लीकेट आईडी भी दे सकता है, आईडी रिमेन्स और शुड बी यूनिक इन ऑल द केसेस। सो हम यहाँ पे एक रैंडम आईडी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है MATH मैथ, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और डॉट रैंडम इसका एक और फंक्शन है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये डॉट मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, और ये रैंडम नंबर आर इनफैक्ट अनलाइकली टू बी डुप्लीकेटेड, ये डुप्लीकेट नहीं होते। सो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, लेट्स सी, पेज रिफ्रेश करके, तो अब मेरे पास हर एक टू डू की एक आईडी भी जनरेट होनी चाहिए। नाउ यू कैन सी कि ये एक रैंडम आईडी जनरेट हुई टाइटल, और अगर मैं और भी करूंगा तो अब आईडी जो है वो डिफरेंट होगी इसकी, ठीक है। दिस आईडी इज, अब ये आईडी जो कि पॉइंट्स में है तो आई डोंट वांट इट टू बी इन पॉइंट्स, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद द 100। तो लेट्स सी कि ये पॉइंट में अब नहीं आएगी, इनफैक्ट पॉइंट में आएगी लेकिन हम उसको भी देख लें। अब ये जो जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो अब ये कितने रैंडम नंबर जनरेट करेगा, 0 से लेके 100 के दरमियान, ठीक है। सो लेट मी सी दिस दिस, अब वो देखें आप 0 पॉइंट तो हट गया लेकिन अभी भी है 32 इशारिया दिस। तो अब मैं इसको भी, ये जो एक्स्ट्रा
डेसिमल पार्ट है, इसको भी ट्रंकेट करना चाहूंगा तो मैं इस पूरी चीज को, जावास्क्रिप्ट का एक और फंक्शन है गालिबन फ्लोर है, सॉरी मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर ये सारा कुछ रख दूंगा। तो ये क्या करेगा, आई थिंक डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा। तो इन चीजों में घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जाके मैथ की लाइब्रेरी यहाँ लिखें, ये आपको बता देगा मैथ इन जावास्क्रिप्ट। तो ये इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं जो जो करते हैं वो सारे कुछ आपको बता देगा। यहाँ पे यहाँ देख लीजिएगा सारों के पर्पजेस, ठीक है। ये मैथ की लाइब्रेरी है और इसके अंदर क्या क्या डिफाइन है ये देख लें। मैथ डॉट ई फॉर आइलर्स नंबर, जो मैथ्स पढ़ते हैं, पाई है, SQR2 है, LN2 है, वगैरह वगैरह। फिर ये है मैथ डॉट राउंड है, मैथ डॉट सील है, मैं ये यूज कर रहा हूँ मैथ डॉट फ्लोर, रिटर्न्स x राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। आप राउंड अप करना चाहें, राउंड ऑफ करना चाहें, जो भी करना चाहें, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल। सो नाउ लेट मी सी कि क्या मेरी आईडी सही बन रही है या नहीं बन रही। सो लेट्स चेक इट आउट नाउ। अगर मैं यहाँ पे कोई एक टाइटल दूं दिस, और ये देखें 95 बट इट अब दूसरा रिकॉर्ड दें, दिस इज 40, तीसरा रिकॉर्ड दें, दिस इज समथिंग लाइक दिस, चौथा दें, दिस इज समथिंग लाइक दिस। और अगर इवन आप को लगता है यार कि 0 से 100 तक ये नंबर देगा तो कहीं ना कहीं जाके ये डुप्लीकेट या रिपीट हो सकती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक और चीज होती है कि बजाय इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करने के, आप इसे क्या कर दें, टाइम स्टैम्प। पता नहीं टाइम स्टैम्प के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या चीज होती है। टाइम स्टैम्प का मतलब पता है क्या होता है, किसी को कोई बता सकता है? वैसे आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज है ये, ऑनलाइन कोई बता सकता है जी टाइम स्टैम्प क्या होता है? डेट डॉट नाउ गालिबन। जी जी बोलो। ग्रेट। ऑनलाइन कोई बता सकता है जी टाइम स्टैम्प क्या होता है? बहुत मशहूर टर्म है यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए, बताता है कि अभी क्या टाइम हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये देख रहे हैं आप, ये नजर आ रहा है कुछ? नहीं नजर आ रहा आपको? ये बोल नहीं रहे? बोला कर आ, रहे हैं यार, खुदा दा। आ रहा है सर, आ रहा है। ग्रेट। टाइम स्टैम्प ये होता है कि अगर देखिएगा, मैं अभी आपको जरा एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा फिक्स क्लियर हो जाएगा। मैंने ये लिखा जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है डेट डॉट नाउ, उसने मुझे ये इतना लंबा नंबर दे दिया। ये पता है क्या है? आज की क्या डेट है? ये टाइम स्टैम्प है। और इसका मतलब क्या है? आज डेट है 26, ये करता है कि आपका डेट है 26, मंथ है फरवरी का, ईयर है 2022, ये डेट, डे, आर, मिनट, सेकंड, इन सारी चीजों को कन्वर्ट मिली सेकंड में करके हमें रिटर्न करता है। समझ आइए बात आपको? तो ये जो है, ये जो इतना लंबा नंबर है, ये करंट टाइम की मिली सेकंड में रिप्रेजेंटेशन है। मिली सेकंड का मतलब पता है ना क्या होता है? एक सेकंड का 1000th पार्ट, मिली का मतलब भी 1000th होता है। जैसे मिली है, माइक्रो है, मैक्रो है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ये समझ आ गई है क्या टाइम स्टैम्प क्या होती है, कि आपके करंट टाइम की मिली सेकंड में रिप्रेजेंटेशन को हम टाइम स्टैम्प बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ आई? चलें, अगर मतलब समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और ये कब से स्टार्ट करता है? जनवरी 1 1970 से। ये स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वो टाइम स्टैम्प को इस तरह से मेजर करते हैं। एनीवेज, अगर नहीं भी समझ आई कोई मसला नहीं, बताने का मकसद ये था कि अगर आपको ये लगता है कि ये जो आईडी मैंने इस तरह से खुद बनाई है ये रिपीट हो सकती है, तो आप इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें डेट डॉट नाउ से। जिंदगी में कभी, जिंदगी में ये रिपीट नहीं हो सकती। वजह उसकी क्या है? जो टाइम एक दफा गुजर गया, क्या वो वापस आ सकता है? इवन वो सेकंड ही क्यों ना हो, एक सेकंड जो अब गुजर गया, ये अब कयामत तक वापस नहीं आ सकता। तो आपकी ये आईडी इतनी यूनिक बन गई है कि नाउ इट कैन नेवर एवर बी डुप्लीकेटेड। दो रिकॉर्ड्स की सेम आईडी नहीं हो सकती। एनीवेज चले, अब जरा हम देखते हैं कि हमारी आईडी किस फॉर्म में आती है। सो लेट्स क्लियर इट। और कमिंग बैक टू दिस, अगर मैं यहाँ पे एक टाइटल सेव करता हूं, अब देखें वो इसने आईडी जो है वो किस में दे दी? पॉइंट में नहीं है, नंबर में है। लेकिन ये क्या चीज है? रैंडम नंबर जनरेटेड बाय मी। एक तो वो यूनिकनेस, और उससे भी ऊपर की बड़ी यूनिकनेस, मल्टीप्लाइड बाय
the timestamp that was given by date dot now, current timestamp. ये तो कभी जिंदगी में रिपीट नहीं होगी फिर. This is what actually, this is how we can, this is one way of making an unique thing. Clear है जी? ये अल्लाह खैर करें. चलेंगे, अगर क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा. सो एनीवेज, ये ऑब्जेक्ट अब मुझे सेव करना है किधर? एक अरे के अंदर. अब मैं तो कंसोल करा रहा हूं ना, मैंने कंसोल नहीं कराना, बल्कि मैं कह रहा हूं जब हैंडल सेव पे क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए? एक लोकल अरे में सेव हो जाए, क्योंकि जाहिर है मुझे बस मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेव करने हैं, तो मल्टीपल टाइम्स मुझे वो करना है. या तो ये लोकल अरे में सेव करें, या लोकल अरे में सेव करने के बजाय डायरेक्ट किधर ले जाएं इसको? लोकल स्टोरेज में. गॉट इट? खैर, मैं इसे क्या करता हूं, मैं यहां पे करता हूं जी, एक बनाता हूं अरे, बल्कि यहां पे एक अरे की स्टेट बना लेता हूं. सो const todos set todos use state empty array by default. Got it? अब ये जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया न्यू टू डू, इसको मैं यहां पे क्या करूंगा? पहले set todos, पहली जो अरे है उसकी प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व करूंगा. ये तो पता है ना सबको कि नहीं पता? स्प्रेड ऑपरेटर. भाइयों ऑनलाइन, ये तो पता है ना आपको भाई? चलो जी सर पता है, वो माइक खराब है इसका, तो उतार के बोलना पड़ता है. चलो ठीक है, सॉरी सॉरी. मैं असल में इसलिए कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, तो मैं इसलिए फील कर रहा हूँ कि ये ना हो कि आप फॉलो ना कर रहे हैं और बाद में कहीं आ रहे हैं तो दिमाग खराब है, तो आप ही लगा. नहीं नहीं सर. तो अब ये मैं प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व कर रहा हूँ, साथ में नई एंट्री डाल रहा हूँ, और उसके बाद देख रहा हूँ कंसोल टू डू पे कि क्या मेरी अपडेटेड अरे मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही आफ्टर एवरी एंट्री. सो लेट अस गो बैक, और मैं इसको देता हूँ जी सबसे पहले एंट्री दिस, फिर दिस. सेव कर रहा हूं तो मुझे एक एम्प्टी अरे मिली. अच्छा, ये इसका एक नुकसान है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, पहली दफा ये सेव नहीं करता. इसकी रीजन मैं बताऊंगा आगे चल के. इसकी रीजन माइट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे है कहीं index.js में, बट इनफैक्ट आई डोंट वांट टू टेल यू बिकॉज ये स्ट्रिक्ट मॉड की वजह से होता है. आई होप सो. बहरहाल इसको फिलहाल आप ऐसे ही रहने दें. अब पहला रिकॉर्ड आया तो उसने क्या दिया? एक एंट्री डल गई है. मैं दूसरा रिकॉर्ड दूंगा, उसने 2 डाल दी. तीसरा रिकॉर्ड दूंगा तो 3 एंट्रीज आ गई. चौथा रिकॉर्ड दूंगा तो 4 आ गई. समझ आ रही है बात? तो जितने टू डूज दे रहा हूं वो किस में सेव हो रहा है? मेरी लोकल अरे में सेव हो रहा है. अब मैं यहां पे मैजिक करूंगा, और वो क्या करूंगा? अब देखें इसका इसका नुकसान क्या है? मेरी स्टेट तो मतलब सारा कुछ ठीक हो रहा है, इसका नुकसान ही है रिफ्रेश किया सारा डाटा गायब, सारे टू डूज गायब, मेरे पास एक भी नहीं बचा. तो अगर मैं इसको यहां मैप कराया होता तो मैं जब भी यहां नया एंटर करूं ये मैप में लिस्ट हो जाएगा, लेकिन जब रिफ्रेश करूंगा वो सारा कुछ गायब. I don't want to do that. Rather, I want to persist this data. तो persistence के लिए मुझे क्या यूज करना है कि मैं कहता हूं कि जब भी देखें ये हैंडल सेव कॉल हो, नया ऑब्जेक्ट बने, वो टू डू की अरे में जाए, इस टू डू की अरे में, तो इसका मतलब मेरी फाइनल टू डू अरे जो बन रही है वो ये बन रही है टू डूज. इसको उठा के मैं कंसोल लॉग के बजाय क्या कर दूं? लोकल स्टोरेज जो अभी सोल्यूशन पढ़ाया है, डॉट सेट आइटम. और सेट आइटम में किस फॉर्म में पड़ी होती है चीज? की वैल्यू की फॉर्म में. तो मैं क्या करता हूं, तो ब्राउजर में की होगी उसको भी क्या कह देता हूं? टू डूज कह देता हूं. ये कुछ भी हो सकता है, या इसको आप डेटा कह दें, क्योंकि आप हर जगह टू डू टू डू टू डू लिखा हुआ कंफ्यूज ना हो. तो मैंने क्या कहा भाई, ये जो अरे बन रही है ना टू डूज, लोकल स्टोरेज में जाओ, एक आइटम सेट करो जिसको की क्या दो, डेटा और वैल्यू क्या दो, टू डूज की पूरी अरे. तो क्या सेव होना चाहिए? सेव नहीं होना चाहिए अभी. वजह उसकी बताएं जरा. ग्रेट. अब जिन ऑनलाइन है ना उनको अभी समझ आ जाएगी. मैं लेट सपोज ये करता हूं, ये करता हूं, तो मेरे पास डेटा तो आ गया, आगे कुछ भी नहीं आया. ठीक. फिर मैं ये करता हूं, ये करता हूं, क्या आया? ऑब्जेक्ट. पहली दफा नहीं आया, उसकी वजह जो कंसोल पे भी पहली दफा बिहेव कर रहा था. लेकिन अब ये देखें कि अब मैं नेक्स्ट टाइम में ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट एक्चुअली एबल टू डू दैट. व्हाई?
बिकॉज मैंने अभी समझाया है कि लोकल स्टोरेज टू डू को पहचान ही नहीं पा रही क्या भला है, वो किस फॉर्म में लेगी डाटा को, स्ट्रिंग की फॉर्म में। यहां एक इम्तिहान है और वो है कि लेट मी चेक कि क्या मैं अरे को स्ट्रिंगिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सो लेट्स सी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो ऑब्जेक्ट के साथ किया था यूज। सो दिस शुड नाउ वर्क और नॉट, लेट मी शो। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये देख लें, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ये सारे किस में जा रहे हैं, अरे में ही पुश हो रहे हैं ना। चौथा ऑब्जेक्ट, मैं पेज रिफ्रेश करता हूं, लोकल स्टोरेज में परसिस्ट हुआ हुआ है, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आप ब्राउजर बंद कर दें, कल आगे खोलें, आपका डाटा परसिस्ट हुआ होगा। अब ये भी आपको समझ आ गई बेटा कि पहले मैंने जानबूझ के टू डू, अच्छा आप देखें जब मैं अरे को सेव कर रहा था तो वो कह रहा था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको याद है एक दफा मैंने कहा था अरे इज एन ऑब्जेक्ट, और आपको ये भी मैंने कहा था कि फंक्शन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में अरे भी दी तो वो अरे भी जाके स्ट्रिंगिफाई हो गई। और अब जब इस अरे को वापस लाऊंगा डिस्प्ले कराने के लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, वापस लाके पार्स करना पड़ेगा। ये दो तरीके हैं बेटा कि आप जब लोकल स्टोरेज में डाटा भेज रहे हो, अगर तो वो सिंपल स्ट्रिंग है, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नंबर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नंबर को भी स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और अरे है डाटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, भेजते वक्त स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा और वापस लाने से पहले पार्स करना पड़ेगा। अगर यहां तक समझ आ गई है तो अब मैं ये लोकल स्टोरेज से उठा के यहां डिस्प्ले करता हूं ताकि आपको यूआई में पता लगे। आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो यूआई में डाटा रहेगा, जाएगा कहीं नहीं। यहां तक किसी का सवाल है तो पूछ ले। हाँ बिल्कुल ऐड हो रही है, लेकिन अभी भी एक नुकसान है। अब इस नुकसान को हम कवर करेंगे जब डेफिनेटली अपना असल सोल्यूशन पढ़ेंगे। वो डाटा पिछला पड़ा हुआ है, मैंने पेज रिफ्रेश किए, ठीक है। अब मैं आता हूं, यहां से कहां गया, समझ आई बात। ये आखिरी सोल्यूशन रहता है अभी, मतलब ये आखिरी प्रॉब्लम है, ये रहता है। डाटा परसिस्ट हो गया, अब आप एक अटेम्प्ट में जितनी मर्जी दफा डाटा को करेंगे। अब मुझे यहां अगर कोई मतलब थोड़ा सा भी टेक्निकल और इंटेलिजेंट आदमी है तो वो जवाब दे सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहरहाल अगर नहीं भी दे सकते तो कोई मसला नहीं, आपकी फर्स्ट टाइम है। ये डाटा परसिस्ट है, मैंने पेज रिफ्रेश किया, स्टिल परसिस्ट, स्टिल परसिस्ट। लेकिन जब मैं दोबारा यहां पे लिखा कुछ और दोबारा ऐड किया, उसने क्या करना है बेसिकली, पुराना डाटा वाइप कर देना। तो हम बेसिकली अब क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में से ये जो हम कर रहे हैं ना डीस्ट्रक्चरिंग, ये स्टेट प्रिजर्व कर रहे हैं, कौन सी, लोकल स्टेट प्रिजर्व कर रहे हैं। हमें अब करना क्या चाहिए, कौन सी स्टेट प्रिजर्व करनी चाहिए, लोकल स्टोरेज की स्टेट को प्रिजर्व करना चाहिए, ये इसका जवाब है। खैर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाए क्योंकि ये चीज लेस कॉमन यूज होती है, क्योंकि हमने एक्चुअल डाटा अपना डेटाबेस में जाके सेव करना होता है। लोकल स्टोरेज में हम वक्ती तौर पे कोई डाटा सेव करते हैं, कोई एक वेरिएबल, कोई की, कोई इंक्रिप्शन की, कोई डिक्रिप्शन की, कोई इस तरह की चीजें, कोई यूजर की इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आई थिंक आपका ये लोकल स्टोरेज का इतना टॉपिक जो है वो इनफ है। आखिरी चीज बताता हूँ और फिर मैं आज आपकी जान छोड़ता हूँ। एपीआई को कॉलम देख, और वो क्या है कि मैं लोकल स्टोरेज से डाटा उठा के ब्राउजर पे डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, इसमें शायद वो चीज भी कवर हो जाएगी जो अभी ओवरराइड करिए। मैं चाहता हूं कि मेरी जो इनिशियल स्टेट है वो एम्प्टी अरे ना हो। देखिए ना, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डाटा स्टोर कर दिया, तो डाटा कहां पड़ा हुआ है, लोकल स्टोरेज में। मैं कल आया अपनी एप्लीकेशन को खोला, तो मैंने शुरू कहां से किया कि जी मेरी जो लोकल स्टेट है वो क्या है, एम्प्टी है। हालांकि लोकल स्टोरेज एम्प्टी तो नहीं है क्योंकि मेरे पास डाटा तो पड़ा हुआ है ना सामने। तो मैं इस
लोकल स्टेट को एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कराने के बजाय क्या करूं, लोकल स्टोरेज से उठा के इसे इनिशियलाइज करा दूं, फिर वो मसला हल हो जाएगा। ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है बेटा कि मैं बजाय इसके, अब देखें ना मेरे पास लोकल स्टोरेज में डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन इस स्टेट में आके कह रहा है खाली अरे, हालांकि खाली तो नहीं है, डाटा तो मेरा पड़ा हुआ है पीछे। तो मैं क्या करूं, बजाय इसे एम्प्टी अरे के शो कराने के, मैं क्या करूं, इसमें जाके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में की दूं, और की का नाम क्या है, डेटा है, विच इज दिस वन। मेक सेंस? अब ये जो टू डूज है, इसमें क्या चीज पड़ी होगी, वो चीज जो कहां से आ रही होगी, तो क्या ये लोकल स्टोरेज से डाटा आ जाएगा इस तरह? एग्जैक्टली आ तो जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो स्ट्रिंग को हम मैप नहीं कर सकते, तो हमने मैप लगाना है, मैप का फंक्शन। तो हम इसे क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स, इसके अंदर पास करेंगे लोकल स्टोरेज। तो अब क्या करेगा, लोकल स्टोरेज उठा के लाएगा, तो लोकल स्टोरेज में किस फॉर्म में पड़ा होगा डाटा, स्ट्रिंग की। जेसन पार्स क्या करेगा, उसको वापस अपने असल फॉर्म में बदल देगा, और ये उसको इसमें दे देगा। तो अब इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, टू डूज। टू डूज की इनिशियल अरे वही चीज है ना जो लोकल स्टोरेज से उठ के आ रही है। तो अब मैं इसके साथ दो दो हाथ कर सकता हूं। मैं पहले इसको जरा कंसोल करके दिखा दूं आपको, कंसोल डॉट लॉग टू डूज, मेरा भी चेक हो जाएगा कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। बाय द वे मैंने इससे पहले ये काम किया नहीं। एनीवेज, सो मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश पे कंसोल पे क्या आना चाहिए, वही चीज जो कहां पड़ी हुई है, यही चीज जो लोकल स्टोरेज में, वेयर इज लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन में। लोकल स्टोरेज में कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, 3। वही चीज उठ के कहां आ रही है, कंसोल पे। मेक सेंस? अब मैं इसको मैप करके देखता हूं, क्योंकि ये चीज लोकल स्टोरेज से आ रही है, और मैं इसे टू डूज को उठाता हूं, और यहाँ फॉर्म जहां खत्म हो रहा है ना, लेट मी डू दिस और डू दिस, यहाँ पे एरर देगा क्योंकि मैं दो चीजें रिटर्न नहीं करवा सकता। यहाँ पे मैं करता हूँ जी, सिंपली टू डूज डॉट मैप, इसमें से एक एक टू डू निकालो, और हर एक टू डू के JSX रिटर्न करवाओ, और इस JSX में H3 में उसका टाइटल दे दो, टू डू डॉट टाइटल, और C में क्या दे दो, टू डू डॉट। ये एरर क्यों दे रहा है आपको पता है? ये रिटर्न एक चीज होती है, एक से ज्यादा चीज रिटर्न। आप ये एम्प्टी टैग दे सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट टैग्स। So let me now show. Is it getting shown? ये कहां से आ रही है? आप जितना मर्जी दफा रिफ्रेश करें। अब अगर मैं यहां जाऊंगा, लेट सपोज इफ आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग रॉन्ग, यहां जाऊंगा, नया आइटम ऐड हो गया। ये सफर किसने कौन सा तय किया पता है? मैंने यहां डाला, ये पहले किधर गया, अरे में, अरे से किधर गया, और लोकल स्टोरेज से वापस उठ के यहां पे आया। अब आप देखें इसको, अगर मैं रिफ्रेश करूं, so I have everything saved. Why? Because everything is going right over here. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज फुल फ्लैज टू डू एप्लीकेशन, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, और अपने सोशल मीडिया पे तशहीर कर सकते हो जी कि कंग्रेचुलेशंस, आई हैव मेड अ फर्स्ट फुल फ्लैज रिएक्ट बेसिक ऐप। मतलब बेशक बेसिक है, लेकिन है तो फुल फ्लैज है। क्यों जी, किसी का कोई सवाल हो ऑनलाइन? नहीं सर, क्लियर है। ग्रेट। अब इसमें एक और मसला आएगा। अब मसला यह आएगा कि देखिए, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर
मैं इसे खाली कर दूं और इसे रीरेंडर करूं, एरर तो नहीं आया खैर, हाँ एरर आया, एरर आया, एरर। अब एरर क्या है जरा गौर से समझो, वो कह रहे हैं कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग मैप। इसका मतलब ये है कि उसको तकलीफ यहां आके हो रही है, मैप एक ही है ना, क्यों यहां आके हो रही है? वो कह रहे हैं मैप इस खाली अरे पे नहीं लग सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब लोकल स्टोरेज से डाटा रीड कर रहा हूं तो मैं यहां कंडीशन लगाऊंगा कि अगर वहां डाटा है तो तब ले आओ, वरना अरे को क्या कर दो, एम्प्टी से इनिशियलाइज कर दो। अभी इसे अनडिफाइंड मिल रहा है, देखें लोकल स्टोरेज में डाटा नहीं पड़ा हुआ ना, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड। क्या रिटर्न कर रहा है? तो टू डू में क्या आया, अनडिफाइंड। तो मैं मैप किस पे लगा रहा हूं, अनडिफाइंड पे। तो अनडिफाइंड में मैप लग सकता है, दैट्स द प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग यू कि ये एरर आएगा। तो इसका हल क्या है बेटा, कि जब लोकल स्टोरेज से डाटा रीड करें तो रीड करने से पहले आप एक कंडीशन लगा लें, छोटी सी कंडीशन। वो क्या लगा लें, आप चेक करें कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डेटा, अगर ये है क्वेश्चन मार्क, अगर ये है तो ये कर दो, एल्स ये कर दो। नहीं समझ आई? अब ये लाइन की लेंथ पे ना जाए, कॉन्सेप्ट पे जाए। मैंने टोटे टोटे करके समझाया, आपको टुकड़े टुकड़े मतलब पंजाबी हो गई है बीच में ही। लेकिन देखिए अब वो क्या करेगा, पहले जाएगा लोकल स्टोरेज पे, अगर यहां उसे कुछ मिलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगी, ये सारी चीज ट्रू। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो उसको पार्स कर देगा डाटा को, और पार्स करके लेफ्ट साइड पे इस वेरिएबल में सेव कर देगा। और अगर इसको डाटा नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि अगली चलेगी। तो अगली में क्या आएगा, एम्प्टी अरे। तो अब एटलीस्ट मैप को अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, मैप को अरे मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगी, एम्प्टी मिलेगी। दिस इज व्हाट। अब अगर मैं जाऊंगा यहां पे तो एवरीथिंग इज बैक एंड नथिंग इज बीइंग शोन हियर। मैप को यह तकलीफ नहीं होती कि एम्प्टी अरे है, लेकिन यह तकलीफ जरूर होती है कि अनडिफाइंड है। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल अच्छी है। ओके, यहां तक की बात समझ आएगी। अब ये एरर तो रिजॉल्व हो गया, कंसोल भी हमारा क्लीन हो गया। अब अगर मैं इसमें डाटा देता हूं तब भी इसे कोई तकलीफ नहीं, हमारी सब कुछ तैयार। और अगर डाटा नहीं देता या नहीं होता तो तब भी इसे कोई मसला नहीं। ये दो आ गया, रिफ्रेश करें। अब नहीं, लेकिन यूआई का ये प्रिंसिपल है कि जब कुछ ना हो तो एक मैसेज तो शो करे, नो डाटा फाउंड, ताकि पता चले यार यहां कोई डाटा डिस्प्ले होना है, लेकिन अभी नहीं है तो नहीं शो हो रहा। तो आई नीड टू गिव इट अ मैसेज राइट हेयर कि अगर कोई डाटा ना हो तो देयर इज नो डाटा करंटली, जब डाटा हो तो डाटा शो हो। उसके लिए देखें, ये मैप शो हो रहा है ना, और ये क्या है, अरे है। तो मैं यहां पे भी एक कंडीशन लगा देता हूं कि अगर इसमें अरे डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या करो, मैप लगाओ। समझ आ रही है? अदरवाइज क्या करो, ये कहां एंड हो रहा है, यहां एंड हो रहा है। ये करें आप, या सिंपली ये कर लें, इक्वल इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो तो क्या शो करो, और एल्स पे क्या शो करो। समझ आ गई है? मैंने कहा जी अगर टू डूज क्या है, अरे है ना, अरे की लेंथ की प्रॉपर्टी होती है ना। मैंने कहा अगर टू डू की लेंथ 0 के बराबर हो तो क्या शो करो यहां, और अगर ये एम 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, फिर कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। और कॉलन के बाद क्या है, उस टू डू पे पूरा मैप लग जाएगा। करंटली नो डाटा फाउंड, एंड इफ आई नाउ हिट दिस, नो डाटा फाउंड हट गया। नाउ यू कैन इनफैक्ट ओपनली डिस्क्लेम, मतलब डिक्लेयर
that you have made a, though it's a basic, but it covers a lots of basic and important concepts, like कैसे डाटा रेंडर होता है, कैसे कंडीशनली रेंडरिंग करते हैं, कैसे आपने अपनी इनिशियल स्टेट का ख्याल रखना होता है, कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन को क्रैश से बचाना होता है। अभी देखें, डाटा जब था तब सब कुछ ठीक हो रहा था, जब नहीं था तो क्या हो रही थी, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो रही थी। तो आपने उस क्रैशिंग से उसको बचाना है कंडीशनली रेंडर करके, कि भाई अगर डाटा लोकल स्टोरेज में है तो डाटा शो करो, अदरवाइज अरे को क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। जब अरे एम्प्टी है तो फिर भी हमारा यूजर को यूआई पे तो यूजर को मैसेज नहीं मिल रहा था क्या है नहीं है, तो अरे एम्प्टी को हमने यहाँ आके चेक लगा लिया कि अरे अगर अरे एम्प्टी है तो ये मैसेज शो कर दो, अगर अरे में कुछ डाटा पड़ा है तो ये मैसेज शो कर दो। ये बात सबको समझ आ गई है जी। अब जब आप राउटिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो टाइटल को यूआरएल में नहीं भेजते, यूआरएल को किस में भेजते हैं, यूनिक आईडी को भेजते हैं, क्योंकि टाइटल रिपीट हो सकता है, आईडी रिपीट, तो आईडी को यूनिक बनाने का मकसद ये था। एग्जैक्टली, यूआरएल में आप क्या भेजेंगे, आप आईडी भेजेंगे, विच इज दिस वन, विच इज इनफैक्ट किधर गई, किधर ये आईडी जो हम जनरेट कर रहे हैं ना, दिस वन, और ये सेव हो रही है हमारी कहाँ पे, यहाँ नॉर्मली आईडी को डिस्प्ले नहीं किया जाता, आईडी को इसी तरह सिर्फ बैकएंड पर्पसेस के लिए रखा जाता है ताकि यूनिकनेस वगैरह मेंटेन रहे। और आईडी को आप देख सकते हैं कि हर एक टू डू के साथ मैंने एक प्योर यूनिक आईडी को एसोसिएट कर दी है, और साथ में आपको ये भी बता दी है कि टाइम स्टैम्प क्या होता है वगैरह वगैरह, लाइक दिस। आप इसको यूआरएल में भेजेंगे, विच सॉर्ट ऑफ यूनिक थिंग। सो यहां तक किसी को मसला है जी तो बता दें, और अगर किसी को मसला नहीं है तो हम यहीं तक मोस्ट प्रोबेबली इसको रखेंगे, बिकॉज आगे हम थोड़ा सा चलेंगे कल। और कल एक अच्छा ही हो गया कि आज का हमने सारा टॉपिक डेडिकेट कर दिया लोकल स्टोरेज को, और लोकल स्टोरेज के हर एस्पेक्ट को हमने देख लिया। तो कल हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको करेंगे प्योरली, पूरा दिन हम स्पेंड करेंगे, पूरे 2 घंटे या 3 घंटे इस पे एपीआई पे। तो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था आपको कि यूआरएल में नॉर्मली आईडी ही भेजी जाती है, और ये देख लें, आप इसको समझें कि दिस इज आईडी एम्बेडेड और कॉन्कैटिनेटेड विद अ स्ट्रिंग। ठीक है, इन्होंने चूंकि एसईओ का भी ख्याल रखना होता है तो ये साथ में उस प्रोडक्ट का टाइटल भी देते हैं ताकि उनकी एसईओ भी मेंटेन रहे। अब इन्होंने पता नहीं ये आईडी रखी हुई है, हाँ, पीवीआईडी, प्रोडक्ट आईडी या समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्मली यूआरएल में क्या भेजते हैं हम, आईडी भेजते हैं। ये देखिए यूआरएल में कितना डाटा भेज रहे हैं, हम सिर्फ अभी तक एक चीज भेज रहे थे, इतनी ज्यादा चीजें यूआरएल में भेज रहे हैं। We can do that too, but in fact we'll come to it later on. Right now what you need to understand is this concept. तो अब बेटा जी, जो कल तो नहीं, नेक्स्ट वीक, बल्कि कल तक का टास्क ये मैं इसको दूंगा कि आपने लोकल स्टोरेज और परसिस्टेंट इंप्लीमेंट करके पिछला जितना कुछ भी है सारा कुछ एक टू डू ऐप में इंप्लीमेंट करके गिटहब पे पुश करके गिटहब का लिंक मुझे देना है, बस दैट्स इट। ऑनलाइन वालों को भी समझ आ गई है जी, टू डू ऐप with everything implemented right from yesterday to I mean till now, शुरू से लेके अब तक वो सारी एक ऐप बनेगी आपकी, फिर इंशाल्लाह आपको हम अगले कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। So that's it for today. If you have any question, you're welcome.